तो सबसे पहले जी बहुत 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 आपको वेलकम, खुशामदीद। इंशाल्लाह हम लोग इस कोर्स में काफ़ी कुछ सीखने जा रहे हैं जो वीविंग से मुतल्लिक होगा, स्पेशली डिजिटल वीविंग से मुतल्लिक होगा। दैट इज़ जो हम लोग एक्चुअली करते हैं, स्क्रीन पे हम लोग कर सकेंगे को काफ़ी सारी चीज़ें। तो हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और फिर आप लोग कपड़े का देखेंगे, मुख्तलिफ फैब्रिक्स को सॉफ्टवेयर में ला के कैसे विजुलाइज किया जा सकता है, कैसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, कैसे वो पहुंचाई जा सकती है जो वीव कर सके उसको, और किसी कपड़े की इंफॉर्मेशन जो है कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन मैंने बिल्कुल बुनियादी हिस्सा रखा है क्योंकि जो जिन लोगों ने रजिस्टर किया था कोर्स, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको वीविंग के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज था। तो पहला लेक्चर मैंने इसलिए रखा था कि हम लोग उस चीज़ पे बात कर सकें जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें होती हैं। तो हम मैं आपको बेसिक टर्म्स बताता हूँ साथ साथ, इससे पहले कि मैं आपको हर एक टर्म के बारे में इंडिविजुअली बताऊँ। मेरा ख्याल है कि हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं वीडियो दिखाता जाऊँगा, साथ साथ डिस्क्राइब करता जाऊँगा और फिर जो चीज़ जो डेफिनेशन रिक्वायर होगी वो आपको क्लियर भी करता जाऊँगा। ये नाम मैंने ये लिखे हैं कि ये बेसिक चीज़ें अगर ये आपको क्लियर हों तो हम लोग अपने आने वाले प्रोग्राम के बाकी हिस्से के अंदर जो मुख्तलिफ जब नाम लेंगे तो जो मैं कह रहा हूँगा वही चीज़ आपको समझ आ रही होगी, तो हम सब लोग एक ही पेज पे होंगे। जो वीविंग का प्रोसेस है बेसिकली उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम वार्प के धागे यानी कि लंबाई के धागे जो होते हैं, कपड़े का जो ताना होता है, उसको तैयारी करते हैं, उसको रेडी करते हैं कि वो कपड़ा बनाने के लिए की शक्ल में लाया जा सके। आम तौर पे धागा जो होता है वो नलकियों को तो नहीं कहेंगे हम लोग, कोन्स कहते हैं उसको, कोनों की शक्ल में होता है और वो कोनों की शक्ल में इंडिविजुअल अकेला-अकेला धागा होता है। हमने चूँकि कपड़ा बनाना है और बहुत सारा बड़ा कपड़ा बनाना होता है, तो हम अ क्वाइट हाई नंबर ऑफ यार्न्स जो है ना, तकरीबन 5,000 8,000 धागे हम लोग इकट्ठे हमें एक ही वक्त में चाहिए, जिसकी ख़ास लेंथ चाहिए और जिसकी ख़ास तरतीब चाहिए और जो धागे भी ख़ास तरह के होंगे, तो काफ़ी सारी हमें उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। तो हम वार्प के धागों को, ताने के धागों को इकट्ठा एक जगह पे लपेटते हैं और उसके अलावा उसमें और जो ज़रूरियात हमारी रिक्वायर होती हैं वो पूरी करते हैं। इसको हम लोग वार्प प्रिपरेशन का अमल कहते हैं। ताने के धागे की तैयारी कहते हैं। इस ताने के धागे की तैयारी के अंदर मज़ीद 2 होते हैं। हम लोग धागों को पहले लपेटते हैं, फिर उनके ऊपर केमिकल अप्लाई करते हैं ताकि वो मज़बूत हो जाएँ और फिर उनको बीम की शक्ल में महफूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग वार्प प्रिपरेशन कहते हैं। जब हमारे धागे वार्प के रेडी हो जाएँगे, तो इन धागों को हम लोगों ने लूम के साथ जोड़ना होता है। लूम के साथ इन धागों को जोड़ने के प्रोसेस को या तो ड्राइंग इन के लिए से गुज़ारते हैं या हम एक और प्रोसेस जिसे नॉटिंग कहते हैं, और बाज़ दफ़ा हम ये सारा प्रोसेस ही टोटल ही दोबारा करते हैं, जिसे हम आर्टिकल चेंज कहते हैं। तो हम लूम को तैयार करते हैं। तो लूम प्रिपरेशन जो है वो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम अपने धागों को मशीन के पुर्ज़ों के साथ जोड़ते हैं। तो अब जब मशीन के पुर्ज़े हिलेंगे तो धागे भी उनके साथ-साथ हिलेंगे। आगे जाने का प्रोसेस कपड़े को धागे को खींचने का प्रोसेस है या उसको उसकी पोज़ीशन चेंज करने का प्रोसेस है। मशीन धागों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सके, इसकी तैयारी के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसे लूम प्रिपरेशन कहेंगे। फिर ये जब दोनों काम हो चुके होते हैं तो हमारे धागे जो हैं वो दस्तयाब होते हैं मशीन के ऊपर। अब हम मशीन को चलाने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग मशीन साइकिल में, मतलब मशीन एक ही काम बार-बार, बार-बार करती है। वो जो एक ही काम बार-बार करती है वो कौन-कौन से होंगे? वो 5 बुनियादी काम होते हैं, उनकी हम डिटेल अभी पढ़ते हैं। और उसके अलावा जो ये जो मुख्तलिफ मशीन होती हैं वो उनका बुनियादी काम तो एक तरह का होता है, लेकिन हर एक मशीन दूसरे से थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क हो सकती है। वो जो फ़र्क किन बुनियादों पे होते हैं, वो 2 तरह की बुनियादें होती हैं। एक बुनियाद होती है शेडिंग सिस्टम और एक होता है पिकिंग सिस्टम। इन दोनों की थोड़ी-सी बात हम यहाँ करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए किसी मशीन को देख के कि वो शेडिंग कौन-सी कर रही है या पिकिंग सिस्टम कौन-सा कर रही है। तो फिर हम लोग वो वीविंग वहाँ पर एक्चुअली परफ़ॉर्म होती है। लूम के ऊपर कपड़ा बनाने की जो मशीन है जिसे लूम कहते हैं, वीविंग मशीन अंग्रेज़ी में कहते हैं। लूम हमारे लोकल भी कहते हैं, खड्डी भी कहते हैं, हाथ की मशीन होगी खड्डी कहेंगे, मोटर से चलेगी तो लूम कहेंगे, और अगर वो सब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एयर जेट वगैरह जैसे हो तो फिर हम उसको वीविंग मशीन के का नाम दे देते हैं। तो बात बेसिकली यही है कि जो
वाव के धागों को और रफ के धागों को मिला के कपड़ा बनाती है मशीन, उसे हम लोग लूम कहते हैं। तो ये लूम है, इसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स होती हैं वो शेडिंग और पिकिंग सिस्टम के लिहाज से होती हैं। इनकी बात हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। जब हमारा लूम से कपड़ा बन जाता है, मशीन से कपड़ा बन जाता है, तो उस कपड़े को हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करना होता है कि भाई ये सही क्वालिटी है या ख़राब है। फिर उनको जोड़ना होता है, उसको इस शक्ल में तरतीब देना होता है कि वो वीविंग के बाद वाले प्रोसेस हैं, डाइंग है, प्रोसेसिंग है, स्टिचिंग है, गारमेंट बनाने का अमल है, या इवन स्टोर करना है उसको। तो वो जो बाद उसके लिए वो उसके मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज करके उसको ख़ास शक्ल में रखा जाए। तो क्वालिटी चेकिंग करते हैं हम लोग और पैकिंग करते हैं। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है जो वीविंग के प्रोसेस में, वीविंग के मिलों में किया जाता है। उसके बाद कपड़ा जो है ना वो अगले काम के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इन सब को हम लोग बारी बारी वीडियो की शक्ल में देखते हैं। तो एक तरह का मैं आपको मिल में लेके जा रहा हूँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो हमारा एक वर्चुअल सा विजिट भी हो जाएगा और जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे आने वाले जब हम लोग बात करें समझने के लिहाज से लेक्चर के दौरान, तो आपको उसका ख्याल हो। तो सबसे पहले हम लोग वार्पिंग की बात करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम धागों को लपेटते हैं। धागों को बहुत सारे बहुत सारे वाप के धागों को हम लपेटते हैं। इस तरह से आप देखें कि एक बहुत बड़ा जंगला होता है, इसे हम लोग पैकेज क्रील कहते हैं या सिंपल क्रील कहते हैं। इस क्रील के ऊपर हम लोग बहुत सारी कोने या धागों के जो धागों की कोन होती है या केक कहते हैं, या इसको मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, आमतौर पर इसको कोन कहते हैं। तो ये देखें कोने यहाँ पर लगी हुई हैं। वैसे तो ये बड़े हैं, चीज़ केक कहेंगे या केक कहेंगे इसको, लेकिन ये इसको आप कोन के नाम से हम यहाँ बुला रहे हैं। ये कोने इस तरह से इनकी लगाने की जगह बनी होती है और इनको इनके ऊपर से धागा उतर कर एक ख़ास रास्ते से गुजरता है। उस रास्ते से गुजरने के बाद ये इनको खींच के धागों को से हम लोग हर हर एक रॉड के ऊपर बहुत सारे 8-8 या 12-12 धागे होते हैं कोने। उनसे हम धागों को खींच खींच के सामने लेके आते हैं। ये मशीन का एक हेड होता है जिसे हेड स्टॉक कहते हैं। यहाँ सारे धागे हम जमा करते हैं और इन धागों को एक ही वक्त में एक बहुत बड़े बीम के ऊपर लपेटते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है बीम है, यहाँ पे भी नजर आ रही बीम है। इन सब धागों को इकट्ठा एक ही जगह पर लपेट लेते हैं। वो जिस जगह पर लिपटते हैं उसको हम बीम कहते हैं। तो मशीन के दो हिस्से होते हैं वार्पिंग मशीन के। एक उसका हेड स्टॉक होता है, मसलन ये यहाँ अगर आप देखें, दिस इज कॉल्ड हेड स्टॉक। यहाँ पर ये धागों को लिपेटा जाता है और यहाँ से पीछे से एक रील है जहाँ से धागे आते हैं। बहुत सारे धागों की एक शीट है पूरी जो इस मशीन के अंदर दाखिल हो रही है और इनको लपेटा जा रहा है। अब बेसिकली ये भी मशीनें दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंपल डायरेक्ट वार्पिंग की मशीन कहते हैं। उसमें सिंपल कोरे धागे जो होते हैं, ये वाइट धागे होते हैं, उनको लपेटा जाता है और उनमें आमतौर पर बहुत सारे बीम बनाए जाते हैं एक कपड़ा बनाने के लिए। वार्पिंग बीम 8, 10, 12, 16 बीम भी हो सकते हैं। तो वो 16 बीम से सारों से धागा उतार के बाद में इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन पहले धागों की लेंथ पूरी की जाती है, बाद में धागों की तादाद पूरी की जाती है। तो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं मशीन के वीविंग के लिए। वार्प के अंदर ये धागे तो ऑफ कोर्स खास तरह के होंगे। वैसे धागे का एक नंबर होता है, उस धागे के नंबर को यान काउंट कहते हैं। यान, हर धागा एक खास यान काउंट का होता है। धागे की पहचान उसका काउंटिंग नंबर होता है। 16 का धागा है, 20 का धागा है। तो अगर वो धागा एकहरा धागा है, सिंगल धागा है, उसकी तहें नहीं बनाई हुई है, उसको दो धागों को मिला के या तीन धागों को मिला के नहीं बनाया हुआ है, उसे सिंगल धागा कहते हैं। तो अगर आपकी तहें बनाई हुई है, दो धागों को मिला के बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग डबल धागा या ट्रिपल धागा, प्लाइड धागा कहते हैं उसको। आमतौर पर सबको प्लाइड कह देंगे या सिंगल धागा कह देंगे। अब प्लाइड की आगे शक्लें हैं कि डबल धागा है या ट्रिपल धागा है या 3-4 तहों का धागा भी बनाया जा सकता है। आमतौर पर सिंगल धागा इस्तेमाल होता है। तो ये धागे जो होते हैं, हर धागे की पहचान उसका नंबर होता है, काउंटिंग नंबर, यानी कि उसको नंबर सिस्टम कहते हैं या काउंट सिस्टम कहते हैं उसको। तो काउंट में उसका एक ख़ास नंबर होता है, हर धागे की पहचान उसका नंबर है। 16 का धागा है, 20 का धागा है। जो धागे, ये जो नंबर है आमतौर पर इंग्लिश कॉटन काउंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कॉटन काउंट का मतलब है कि वो NEC बोलते हैं उसको। तो काउंटिंग नंबर जो है उसका वो NEC हो सकता है या डेनियर काउंट हो सकता है या टेक्स काउंट हो सकता है। तो आमतौर पर हम लोग इंग्लिश कॉटन काउंट में उसको नोट करते हैं। इंग्लिश कॉटन काउंट जो है वो
उल्टा सिस्टम है, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ने से धागा मोटा होने की बजाय नंबर बढ़ने से धागा बारीक होता जाएगा। 100 का धागा ज़्यादा बारीक होगा, 10 का धागा उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मोटा सारा होगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो लोग नए हैं टू वीविंग, कि आप मुख्तलिफ धागों के नंबर के धागे जमा करें। 10 का धागा ले लें, 20 का धागा ले लें, 60 का ले लें, 100 का ले लें, तो उनको एक जगह किसी जगह लपेट लें, किसी एक कागज़ का एक कार्डबोर्ड एक बना लें, उस पर एक 10 का धागा भी लपेट लें, थोड़ा सा फासला छोड़ के 60 का भी लपेट लें, 100 का भी लपेट लें, तो सबकी मोटाई आपके सामने होगी, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं धागा मोटा कितना होता है और बारीक कितना होता है नंबर के लिहाज से। तो ये एक काम है जो आप अपने कर लें अगर आप, तो आपको धागों की मोटाई का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई धागा बारीक कितना हो तो वो 100 होता है और मोटा कितना हो तो वो 10 के बराबर होता है। तो धागों की पहचान उनके काउंटिंग नंबर से होती है। अब बात कर रहे थे वार्पिंग मशीन की, तो वार्पिंग मशीनें 2 तरह की होती हैं। ये जो आपको वार्पिंग मशीन नज़र आ रही है ना, ये डायरेक्ट वार्पिंग मशीन नहीं है। इसे कहते हैं ड्रम या इनडायरेक्ट वार्पिंग कहते हैं, या इसको सेक्शनल वार्पिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बीम के ऊपर धागा लपेटने की बजाय एक बड़े सारे ड्रम के ऊपर पहले धागे ड्रम के ऊपर लिपटते हैं, और ड्रम के लिपटने के बाद जब सारे धागों की तादाद इन पे पूरी हो जाती है तो फिर उसको बीम पे लपेटते हैं। आमतौर पर इससे जो बीम बनता है वो उसको वार्पिंग बीम नहीं कहते, उसको आप लोग मतलब वीवर्स बीम कह सकते हैं, या उस बीम से वीविंग की जा सकती है, उनमें धागों की तादाद पूरी होती है। मिल में 2 तरह के बीम होते हैं। एक वो बीम होते हैं जो वार्पिंग में इस्तेमाल होते हैं, एक वो बीम होते हैं जो वीविंग मशीन पे इस्तेमाल होते हैं। वीविंग मशीन पे इस्तेमाल होने वाले बीम जो होते हैं ना, उनमें धागों की तादाद पूरी होती है, जितने धागे हमें कपड़ा बनाने के लिए चाहिए वो पूरे होते हैं। तो अगर धागे की तादाद पूरी है तो आप उसे कपड़ा बना सकते हैं, उसको वीवर्स बीम कहते हैं। अगर धागों की तादाद पूरी नहीं है, कम है धागे उसमें, तो वो धागा कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे बीम जो है ना वो वार्पिंग में मिलते हैं, आप लोग उस वार्पर्स बीम कहते हैं, उसको वीवर्स बीम नहीं कहते हैं उसको। तो वीवर बीम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने धागे आपको चाहिए, कपड़े के हिस्से होते हैं ना, एक कपड़ा वो है जो कपड़े की बॉडी में है, एक जो कपड़े के किनारे में है, उसके अलावा भी कुछ धागे चाहिए होते हैं जो कपड़ा बनाने के लिए मशीन पर ज़रूरी होते हैं। कैच कॉर्ड जिसे वो कहते हैं, या फॉल सेल भी जिसे कहते हैं। तो वो जो तमाम धागे जो अगर एक ही बीम पे दस्तियाब हो, जो लूम पे कपड़ा बनाने के लिए चाहिए हो, तो उसे वीवर्स बीम कहते हैं। तो जो सेक्शनल वार्पिंग मशीन है ना, ये वीवर्स बीम बना सकती है। तो जो लेकिन जो हाई स्पीड या डायरेक्ट वार्पिंग मशीन होती है, वो वार्पर्स बीम बनाती है और साइजिंग मशीन पे जाके धागों से दाग पूरी होती है। तो साइजिंग मशीन किस तरह की होती है, शायद इस वीडियो में है, देखते हैं ज़रा। ये आपको देख रहे हैं कि ये हर एक जगह से एक कोन से धागा खींचा हुआ है, वो मुख्तलिफ आलात से गुजरता है, फिर ये गाइड्स बने हुए हैं और यहाँ गाइड से गुजर कर वो मशीन हेड स्टॉक पे धागा जाता है। तो ये क्रील है और ये वार्पिंग मशीन इस तरह की होती है यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। ये थी हमारी इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसी की ये एक वीडियो यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ये भी एक सेक्शनल वार्पिंग मशीन ही है। सेक्शन वार्पिंग में यहाँ वाज़े नज़र आएगा कि ये जो ड्रम नज़र आ रहा है, इसमें हिस्सों हिस्सों में धागे लिपटते हैं। मतलब ये देखो 1 2 3 4 ब्लू पट्टियाँ और उनके जो धागे हैं वो एक दफ़ा लिपट जाएंगे। हर दफ़ा 4 लपेटते जाएंगे जब तक कि आपके धागे पूरे नहीं होते। इसको आप ड्रम के ऊपर ही धागे बारी बारी लपेटते जाएंगे, और आखिर में आप देखो, ये देखो यहाँ पर ये अब खुल रहा है, सारे धागे पूरे हो गए हैं। तो इनके अब इस ड्रम के ऊपर धागे लिपटने की बजाय ड्रम से धागे आगे जा रहे हैं, तो इससे आपका वीवर्स बीम बन रहा है। तो अगर साइजिंग नहीं करनी है आपने तो डायरेक्ट उसको लूम पे लेके जा सकते हैं। तो ये है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वार्पिंग भी कहते हैं, इसे सेक्शनल वार्पिंग भी कहते हैं, तो इसे ड्रम वार्पिंग भी कहते हैं। तो ये आमतौर पर सेक्शनल वार्पिंग के नाम से मिलों में जानी जाती है, ठीक है। तो ये आप देखें बीम बन रहा है, यहाँ पर ये जो बीम बन रहा है इस पे धागों की तादाद अगर पूरी होगी तो ये वीविंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अगर पूरी नहीं है तो ये वार्पिंग में ही इसको फिर और धागे लपेटेंगे ताकि धागे पूरे हो जाएं इसको। तो आमतौर पर जो वीविंग का मशीन का बीम होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और उस पर ज़्यादा धागे आ सकते हैं। वार्पिंग मशीन पे जो वार्प बीम बनता है उसके धागों की तादाद उस पर कम होती है। तो ये देखें यहाँ से ये ड्रम से बन रहा है आपका बीम जो कि वीविंग में इस्तेमाल हो सकता है। ये एक साइजिंग मशीन की वीडियो है, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइजिंग मशीन कुछ इस तरह की होती है कि अगर आप देखें, इसका भी एक हेड स्टॉक होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे वार्पिंग के बीम लग सकते हैं। 12 15 60 बीम लगाने की जगह बनाई हो सकती है।
डिपेंड करता है कि जो साइजिंग मशीन किस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो बहुत सारे बीम लगाए जाते हैं इसके ऊपर, उन बीमों से धागे खींचते हैं, तो यहाँ पर एक इसका साइजिंग का एरिया होता है जिसमें केमिकल धागों के ऊपर लगाया जाता है, और वो केमिकल धागों को मजबूत, ये देखिए आप यहाँ पर ये वार्प शीट है, वार्प के धागे हैं, तो ये केमिकल की जो धार है वो इस डिफ्लेक्टिंग रोलर पे गिर रही है और इसको प्रेस कर आगे जाके धागों को हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं लेयर्स को उनकी, और फिर वो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये देखें, ये क्रील है, ये क्रील है बीम क्रील, ये साइजिंग मशीन के ऊपर होती है। धागे इस वक्त खुल रहे हैं, बीम घूम रहे हैं, धागा इनसे उतर के आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये साइजिंग मशीन इस तरह की होती है। तो साइजिंग मशीन के बाद में धागों को अलग अलग पहले जुड़ जाते हैं, जब से इसको केमिकल लगता है ना वो चिपका होता है, चिपकाता है उनको, धागे जुड़ जाते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में इस तरह से रॉड्स डाले जाते हैं और धागे सेपरेट हो जाते हैं, और फिर उनको एक बीम के ऊपर लपेट लिया जाता है। ये देखें यहाँ पर इसका हेड स्ट्रोक जो है, ये देखिए ये यहाँ पर बीम बन रहे, 2 बीम एट ए टाइम बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पर एक बीम बनाया जाता है यहाँ पर, तो ये इसका हेड स्टॉक है जहाँ पर साइजिंग बीम बन रहा है, ये बीमिंग के लिए बीम इस्तेमाल हो सकता है। मशीन के ऊपर केमिकल जो तैयार करने की जगह होती है, इस तरह के कुकर होते हैं जिसमें केमिकल डाल के गर्म किया जाता है, और जैसे कुकिंग घर में की जाती है इस तरह से इसकी भी कुकिंग करनी पड़ती है, और फिर ये केमिकल जो है ना वो अप्लाई किया जाता है वार्प शीट के ऊपर। तो ये साइजिंग मशीन का मैंने आपको दिखाया। ये जो वार्प प्रिपरेशन का अमल है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो एक है वार्पिंग का काम है और एक है साइजिंग बीम का काम है। तो यहाँ से जब साइज बीम होता है इसको हम लोग इस्तेमाल आगे कर सकते हैं एक्चुअली कपड़ा बनाने के लिए। तो लूम के अंदर फिर हम लोग उसको लेके जाते हैं। आप देखें कि जब हम लोग इसको लूम पे लेके जाना हो तो लूम पे लेके जाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये देखें इस तरह से ये आपके पास बीम है, ये है आपका वीवर्स बीम, लेकिन इससे धागे हमने निकाले हुए हैं। धागों के एक ख़ास रास्ते से गुजार कर आगे मशीन के, अब ये जो कंपोनेंट है सामने नज़र आ रही है मशीन के हिस्से हैं जिनसे धागों का गुजरना ज़रूरी है। इनमें से ये जो सिल्वर से कलर की नज़र आ रहे हैं इसमें बारीक बारीक पतरियाँ हैं यहाँ पर, तो इसको आप कहते हैं फ्रेम, और इसमें जो पतरी लगी हुई है उसको हैडल वायर कहते हैं। हैडल वायर है, इसके पीछे एक और बारीक सी पतरी है जिसे ड्रॉपर कहते हैं, ड्रॉपर, हैडल वायर, और आगे ये है सुराखदार बड़ी सारी एक कंघी नुमा कोम सी होती है जिसे आप लोग रीड कहते हैं। और 3 चीज़ों से धागों का गुजरना ज़रूरी है। वन इज़ ड्रॉपर वायर्स, हैडल वायर्स और रीड के जो सुराख हैं इनमें से धागों का गुजरना, 3 हिस्सों में से गुजरना ज़रूरी है। तो ड्राइंग इन का प्रोसेस जो है वो हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये हाथ से कैसे करेंगे कि 2 आदमी एक फ्रेम, ये फ्रेम्स के सामने बैठ जाएगा, बंदा एक पीछे बैठ जाएगा, पीछे वाले धागे पकड़ाएगा, अगले वाला जो है ना उन सुराखों में से बारीक सी हुक होगी उसमें से उसको गुजारता जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है, ये देखो एक बंदा जो है धागे आगे सामने कर रहा है, यहाँ ये देख रहे हैं ये ड्रॉपर्स हैं, ये हैडल वायर्स हैं, ये पहले इन दोनों में से गुजरता है धागा, रीड में से अलग अलग से एक स्टेप किया जाता है। तो ये जो पीछे वाला बंदा है ये धागे पकड़ा रहा होता है, धागे अलग करता है तरतीब से ताकि धागे क्रॉस ना हो, उलझे ना आपस में, तो तरतीब तरतीब से धागे उतारता है। और जो इसके जो दूसरी तरफ बंदा है उसके वो अपने सुराखों के अंदर से एक हुक गुजारता है जिसकी हुक के साथ ये धागे एंगेज करता है, वो हुक को खींचता है, तो सारे धागे उसमें से बारी बारी गुजर रहे हैं। तो ये ड्रॉपर्स हैं और हेडर वायर्स, ये 2 जगहों से धागों को ये गुजार रहा है तरतीब से। तो जब जब गुजर ये वाला काम पूरा हो जाता है, देखें आप ये धागे जो हैं पीछे ड्रॉपर्स आगे ये हैंडल वायर्स में से गुजर चुके हैं, तो फिर ये आदमी जो है ना ये आगे जो कोम्ब है जिसे रीड कहते हैं, इस रीड के सुराखों में से इन धागों को गुजार रहा है बारी बारी। ये क्या कर रहा है, इसने 2-2 धागे गुजारने हैं, ये 2-2 धागे अपनी उंगलियों के बीच में लेता है तरतीब से, फिर वो जो इसकी जो ड्राइंग नाइफ है इसका वो उसको ड्रैग करता है बारी बारी, तो अगले अगले सुराख में धागों को गुजारता जा रहा है तरतीब से। तो रीड को में से धागों को गुजारने का अमल इस तरह का होता है। हम मैं ये आपको इतनी डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ड्राइंग इन और जो रीड में से धागों को गुजारने का अमल है ना, यही वो काम है जो हमारे डिज़ाइन से अटैच होता है। कपड़े का डिज़ाइन इन 2 चीज़ों के तरतीब और उसकी उसको कंट्रोल करने की वजह से डिज़ाइन बनता है। तो हम लोगों को हमारे लिए ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ कि धागा कपड़ा पीछे से धागा आगे है, अब धागों को जो जिस तरह से हम गुजारेंगे, जो हमने प्लान सोचा हुआ है उसके मुताबिक हम इनको गुजारेंगे, और इन ये गुजरने का जो अमल है यही हमारा बाद में कपड़े की जो वीव है या कपड़े का जो पैटर्न है उसको उसमें जो धागों की तरतीब है वो यहाँ से कंट्रोल होगी। तो ये फिज़िकली ऐसे होता है,
लेकिन हम लोग जो करेंगे वो स्क्रीन पे करेंगे। स्क्रीन पे जो करेंगे वो इनके लिए, इन लोगों के लिए जो भी अगर कपड़ा अगर हमने बनाना होगा उसकी डिटेल जाएगी, और उस डिटेल को फॉलो करते हुए ये ड्राइंगिंग करेंगे या रीड में से धागे गुजारेंगे तो हमारे कपड़े में वही चीज़ बन जाएगी जो हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो एक ये अमल था जिसे हमने कहा कि ये ड्राइंग इन और का प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट किया गया इस वीडियो में, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं यहाँ पर कि मेरी जो बात है वो शायद क्लियर ना हो आपको, लेकिन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखें ये तरतीब दिखाई हुई यहाँ पर, ये वो बीम है जो वीवर्स बीम है, यहाँ से धागे आ रहे हैं। तो धागों को पहले गुजारा जाता है इस तरह की जो एक पतली सी होती है, इसे ड्रॉपर वायर कहते हैं। इसमें एक सुराख होता है जिसमें से धागे गुजरते हैं। फिर ये नेक्स्ट फ्रेम्स हैं और इनके अंदर एक वायर है जिसे हम लोग हेडल वायर्स कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे रीड है। तो ये जो फिजिकली ये देखें ऐसे नज़र आता है। देखें ये फ्रेम्स हैं, इनके पीछे ड्रॉपर्स हैं और यहाँ रीड बार बार आगे बीटअप कर रही है। बहुत तेज़ी से वो नज़र नहीं आ रही है लेकिन यहाँ पे मौजूद है वो। तो ये फिजिकली ऐसे होता है। उसकी इलस्ट्रेटिव फॉर्म यहाँ से ऐसे दिखाई गई है। तो यहाँ पर अभी ये एनिमेशन में दिखाएंगे कि धागा यहाँ से ये जो वीवर्स बीम है यहाँ से धागा जो है वो गुजारा जाता है बारी बारी कंपोनेंट में से। तो ये बैक रेस्ट बोलते हैं इसको। बैक रेस्ट से सारे धागे गुजर के डिफ्लेक्टिंग रोलर भी कहते हैं इसको। यहाँ से ये देखें सुराख में से गुजरता है। तो ये ड्रॉपर वायर है, इसके अंदर ये सुराख है, इसमें से धागा भी गुजरता है ड्रॉपर वायर में से। बेसिकली ये मशीन का वार्प स्टॉप है। वार्प स्टॉप का मतलब ये है कि धागे के टूटने की वजह से वीविंग का अमल मुतासर होता है। तो धागा जैसे टूटे मशीन रुक जाए, तो वार्प की वजह से अगर मशीन को रोकना पड़े इसे वार्प स्टॉप कहते हैं। तो वार्प स्टॉप का ये मैकेनिज्म है। ड्रॉपर अगर गिर जाए, ड्रॉपर असल में धागे के तनाव की वजह से ना ऊपर ऊपर रह रहा होता है, लेकिन अगर धागा टूट के ढीला हो जाए तो ड्रॉपर नीचे गिरता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता है और मशीन को पता चल जाता है कि धागा टूट गया, मशीन वहीं रुक जाती है। और वो मेंटेनेंस के बंदे को बता देती है, सुरख लाइट जला देगी कि भाई बाप का धागा टूट गया, पहले से ठीक करें फिर लूम चलेगी। तो वार्प स्टॉप कहते हैं। वार्प स्टॉप एक मैकेनिज्म है जो मशीन को रोकता है अगर धागा वार्प का टूट जाए। ड्रॉपर वायर उसका हिस्सा होता है। ड्रॉपर डिटेक्ट करता है कि धागा टूटा है या सही है। ये फ्रेम है एक, उसके अंदर इस तरह की बारीक पतरियां लगी होती हैं। हर एक पतरी को हैडल वायर कहते हैं। तो हर एक धागा हैडल वायर से भी गुजरता है इस तरह से। तो ये जो गुजरना है धागे का वो हमें बताता है हमारा हम फ्रेम जहाँ जाएगा धागा भी हमारा वहाँ जाएगा। तो फ्रेमों को एक कम अज़ कम एक फ्रेम को ऊपर और कम अज़ कम एक हैडल फ्रेम को नीचे करने को इस तरह से वार्प के धागे दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो वार्प के धागे इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करने को शेडिंग कहते हैं। तो मशीन के ऊपर जब शेडिंग होती है तो वेफ्ट के धागे को गुजारने का रास्ता बन जाता है, ठीक है। ये जो येलो कलर की हो गई है ये रीड कहते हैं इसे। तो इसके अंदर सुराख होते हैं जिसमें से धागे गुजारते हैं। इस रीड का काम ये होता है कि वार्प के धागों के दरमियान में फासला बरकरार रखती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े के अंदर हर हर एक इंच के अंदर, हर एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर धागों की तादाद बराबर बराबर रहती है। तो धागों के दरमियान में फासला जो बरकरार रखने की एबिलिटी है मशीन में, वो इस रीड की वजह से आती है, इस कंपोनेंट की वजह से आती है। इसी तरह से यहाँ से वेफ्ट जो है वो घुसाया जाता है। शेडिंग जब शेडिंग हो जाती है तो धागे आपस में अलग अलग हो जाते हैं। वो आपके जो उनके अंदर सुराख बनता है वहाँ से वेफ्ट के धागे गुजार दिए जाते हैं, और वेफ्ट को फिर रीड जो है ज़ोर से धक्का लगाती है और वहाँ ले आती है जहाँ से कपड़ा बनना शुरू हो रहा है। जहाँ से कपड़ा बनना शुरू होता है कपड़े में लूम के ऊपर, उसे फेल ऑफ क्लॉथ कहते हैं। तो ये येलो कलर का ये फेल ऑफ क्लॉथ दिखाया है। तो रीड हर दफ़ा वेफ्ट को धक्का लगाती है और फेल ऑफ क्लॉथ को छोड़ के आ जाती है। तो उसके अलावा मशीन के ऊपर ये एमरी रोलर है इसका, या ये ग्रिपिंग रोलर है। ये कपड़े को खींच के रखता है, कपड़ा पीछे की तरफ ना जाए। और उसके अलावा ये हेल्प करता है यहाँ पर कि जो कपड़ा बन गया है उसको लपेटते जाते हैं आगे आगे। तो जो आगे को खींचने की कुव्वत होती है उसे अब टेकअप मोशन कहते हैं। इसी तरह से कपड़े को पीछे से वार के धागे को छोड़ने की एबिलिटी भी होती है लूम में, उसे लेट ऑफ कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें मिलके कपड़ा बनाती हैं। टेकअप लेट ऑफ जो है वो कपड़े के धागे के आगे जाने और कपड़े को लपेटने का काम करते हैं। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो है शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप। यही काम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो धागे स्प्लिट हुए हैं, जो धागे स्प्लिट होते हैं, जो धागों के स्प्लिट होने के काम को शेडिंग कहते हैं। धागे स्प्लिट हुए, वो आपके धागों में जगह बनी, तो वेफ्ट ने धागा डाला, यहाँ से वेफ्ट ने धागा डाला, सॉरी
यहाँ से वेफ्ट जो है वो धागा डला इसका, ये इसे पिकिंग कहते हैं। वेफ्ट के धागे को वाप के अंदर घुसने के काम को पिकिंग कहते हैं, और रीड के इसको फेलो फ्लावर तक लेके आने को बीटिंग अप कहते हैं। तो शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप, ये तीन काम बार 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 होते हैं, तो आपके वेफ्ट इंसर्ट होते जाते हैं कपड़े के अंदर, और कपड़ा बनता जाता है जिसको यहाँ जमा किया जाता है और क्लॉथ की शक्ल में यहाँ नीचे जमा होता रहता है। तो ये काम मशीन की जितने आरपीएम होते हैं, मसलन अगर 1000 आरपीएम पे मशीन चल रही है, उसका मतलब है कि 1000 दफ़ा वेफ्ट इंसर्ट होगा 1 मिनट में, हो सकता है। जैसे आरपीएम जो होते हैं ना इतने हो सकते हैं, मशीन रुक जाती है या कोई ख़राबी आ जाती है तो वो तादाद जो है ना वो पर घंटे में कम हो जाएगी, पर यूनिट टाइम में कम हो जाएगी। लेकिन आरपीएम का मतलब है कि मशीन इज़ लायबल टू इंसर्ट मैक्सिमम 1000 वेफ्ट्स पर मिनट अगर 1000 आरपीएम पे चल रही है। अगर मशीन 500 आरपीएम पे चल रही है या 200 आरपीएम पे चल रही है तो फिर आपको 200 वेफ्ट इंसर्ट होंगे मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर। तो मशीन के आरपीएम से आप पता चल जाता है आपको कि भी मशीन कितने मैक्सिमम वेफ्ट इंसर्ट कर सकती है। मशीन के काम करने की रफ्तार को आरपीएम से मापते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन काम है, शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप, ये तीन काम बार 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 होंगे और कपड़ा बनता जाएगा। तो मशीन के जितने आरपीएम ज़्यादा हैं उतनी दफ़ा ये 1 मिनट में काम, तीनों काम मिलकर एक साइकिल बनाते हैं, तो उतना साइकिल्स 1 मिनट में होंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ चल रही है मशीन ये, तो आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में मेरे भी 60 होगी या 100 होगी इसकी रफ्तार। तो बार बार रीड बीटअप कर रही है, फ्रेम शेडिंग कर रहे हैं, और जो रीड जो है ना वो आके बीटअप भी कर रही है इसको। तो शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग अप तीनों काम जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, तो कपड़ा आपका बन रहा है। वीविंग का प्रोसेस इस तरह से होता है। अच्छा हाँ, इसमें ये बताया हुआ है कि जो वीविंग का प्रोसेस जो है वो 3 शेडिंग पे मुश्तमिल होता है। अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ख़ास तरह के लोहे की प्रोफाइल्स हैं, इसे कैम कहते हैं। ये कैम जिस तरह की डालेंगे ना उस तरह की फ्रेम की मूवमेंट होगी। तो वीव के लिहाज से कैम्स मुख्तलिफ रिक्वायर होती हैं। तो कैम सिस्टम होते हैं जो बुनियादी काम हो, उसके साथ बाद शेडिंग सिस्टम्स होते हैं, कैम सिस्टम्स। शेडिंग सिस्टम में दूसरा होता है डॉबी सिस्टम, तीसरा होता है जैकार्ड सिस्टम। तो ये आप देख रहे हैं कैम सिस्टम है। ये कैमें जो है ना वो ऊपर नीचे हो रही हैं, तो कैमों के घूमने की वजह से फ्रेम ऊपर नीचे जाते हैं। अगर ये काम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया, फ्रेम को ऊपर नीचे करने का काम इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉबिंग कहते हैं इसको। और अगर फ्रेम्स ना हो, बराह रास्त हर एक धागे को ऊपर नीचे किया जा सके छोटी छोटी रस्सियों के ज़रिए से, उसे जैकार्ड कहते हैं। अब ये जैकार्ड है। अब देखें छोटी छोटी रस्सियाँ हैं, इनके साथ हैडल वायर्स बांधे हुए हैं, फ्रेम्स नहीं है, तो हर धागा ऊपर और हर धागा नीचे जा सकता है। तो ये जैकार्ड वीविंग जो है ना वो, उसमें फ्रेम्स नहीं होते बल्कि कॉर्ड्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं जो हर हैडल वायर को ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो उसकी जैकार्ड वीविंग उससे परफॉर्म होती है। तो फ्रेम शेडिंग के लिहाज से मशीनें 3 तरह की हो सकती हैं, कैम शेडिंग, डॉबी शेडिंग और जैकार्ड शेडिंग। तो 3 तरह के शेडिंग सिस्टम होते हैं। वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर जो है ना वो एयर जेट वीविंग कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा नोन है। वो एग्जांपल ये देखें, अगर मैकेनिकल हुक हो, मैकेनिकल हुक कुछ इस तरह की होती है। अगर एक मैकेनिकल हुक्स हैं 2, वो मिलके धागों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिसे रैपियर कहते हैं, रैपियर वीविंग कहते हैं। ये रैपियर वीविंग आमतौर पर फैंसी धागों को इस्तेमाल करने के लिए या इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत मोटे, बहुत मजबूत धागों को इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रैपियर वीविंग का। आम तौर पर हमारे पास हवा का ब्लो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, ये रैपियर वीविंग की शक्ल है। ये देखें यहाँ पर 2 टेप्स हैं, उनके आगे ये टेलीस्कोपिक रैपियर लगा हुआ है। ये आगे आता है, एक धागा लेके आता है, दूसरा धागा पकड़ता है, इस तरह से वेफ्ट इंसर्ट होता है। ये रैपियर वीविंग है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल वीविंग है। इसमें एक गोली होती है, लोहे की गोली की तरह की एक बुलेट होता है, उसकी दुम में धागा फंसा देते हैं, जोर से उसको धक्का देते हैं, तो जब वो गोली चलती है तो वो जब ये चलता है तो वेफ्ट इंसर्ट हो जाता है पीछे। इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल वीविंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल वीविंग कहते हैं। तो अगर हम लोग हवा का ब्लो इस्तेमाल करें, फूंक इस्तेमाल करें, बहुत तेज़ हवा का ब्लो यूज़ करें, हवा के ब्लो में हम धागे को डाल दें और धागा जल्दी से आगे चला जाए, तो उसे एयर जेट वीविंग कहते हैं। इसके लिए रीड जो होती है वो थोड़ी सी आगे से उभरी हुई होती है, उसे प्रोफाइल रीड कहते हैं। तो वेफ्ट का धागा, वेफ्ट बाहर ही रहता है लेकिन उसका सिरा अंदर जाता है। और वेफ्ट को फिलिंग भी कहते हैं। वेफ्ट को लिटरेचर में पिक के बजाय फिलिंग का नाम भी देते हैं। तो फिलिंग वाला धागा जो है वो नोजल में जाता है, नोजल में हवा का ब्लो होता है, वो ज़ोर से उसको धागे को अंदर पुश करते हैं,
फिर सब नोजल्स भी होती हैं जो उसके रास्ते में मदद करती हैं, ऑक्सिलरी नोजल्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, जो हेल्प करती हैं कि वेफ्ट गुजर जाए। तो एयर जेट वीविंग इस तरह से हवा का दबाव इस्तेमाल करती है। वाटर जेट में यही काम जो एयर जेट से किया जा रहा है वहाँ पर वाटर से किया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही नोजल होती है जो एक किनारे भी होती है और जोर से पानी के अंदर ही ब्लो देती है पानी का, और कपड़ा बनता है। एयर जेट वाटर जेट से कपड़ा जो है ना वो सिंथेटिक कपड़ा बनता है, कॉटन का कपड़ा नहीं बन सकता, इसलिए कि गीला होके वो वीविंग नहीं हो सकेगी। तो जो रेशम है या पोलिस्टर है जो पानी से ख़राब नहीं होता कपड़ा, वो कपड़ा वाटर जेट से सिर्फ बन सकता है। तो ये थी आपके पास मुख्तलिफ टाइप रैपी। अच्छा, उससे पहले एक शटल वीविंग भी होती है, वो यहाँ मिस कर दी। शटल में एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें नलकी सी होती है, नलकी रख देते हैं, तो नलकी जब दाएं बाएं उसका धक्का देते हैं तो धागा उसमें से उतर उतर के वेफ्ट की शक्ल में या फिलिंग की शक्ल में कपड़े में पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये शटल बॉक्स है, शटल है, देखो कभी दाएं तरफ धक्का दिया जा रहा है, तो ये बाएं तरफ धक्का दिया जा रहा है, तो धागा उसमें से खुल खुल के कपड़े के अंदर वेफ्ट के तौर पर उसमें इंसर्ट हो जाता है। तो पुरानी तरह की जो मशीन है, शटल मशीन जो है वो इस तरह से काम करती हैं। बाकी तमाम मशीनें जो यहाँ दिखाई हैं वो शटल लेस हैं, जैसे रैपियर, एयर जेट, वाटर जेट, प्रोजेक्टाइल जो हैं ये ये है शटल लेस मशीन्स कहते हैं इनको। अच्छा, जब हमारे पास कपड़ा बन जाता है, जब हमारे पास कपड़ा वीविंग हो जाती है, ये देखें मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ों के नाम बताए कौन कौन से। शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग अप, टेक अप, लेट ऑफ, ये 5 काम जो है ना, ये शेडिंग से लेकर टेक अप तक ये 5 काम बार बार होते हैं तो आपका कपड़ा बनता जाता है। तो इसको हमने नाम दिया ये 5 बेसिक मोशंस का। आगे मैंने बताया कि शेडिंग की टाइप्स के भी कैम शेडिंग हो सकती है, बॉबी शेडिंग हो सकती है और जैकार्ड शेडिंग हो सकती है। और कोई मशीन जो है पिकिंग सिस्टम के लिहाज से, लेफ्ट इंसर्शन के लिहाज से शटल लेस हो सकती है, ये शटल वाली हो सकती है। शटल लेस के अंदर एयर जेट आएगा, वाटर जेट आएगा, रैपियर आएगा और प्रोजेक्ट आएगा। अब जब कपड़ा बन जाता है तो उसको हमने क्वालिटी चेक करते हैं। कपड़े में खराबी आ सकती है, 2 वेफ्ट इकट्ठे पड़ गए, डबल पिक कहते हैं, वेफ्ट पड़ा ही नहीं, मिस पिक कहते हैं उसको। 2 वार के धागे इकट्ठे चल रहे हैं, डबल वार, डबल एंड कहते हैं उसको। या धागा मिस हो गया, मिस मिस एंड कहते हैं उसको। या जो जो रीड अभी देखी थी उसमें कोई टेढ़ापन आ गया तो कपड़े में निशान आता जाएगा। तो कोई भी जो खराबियां होती हैं कपड़े की, वो ख़राब कपड़े को सही कपड़े से अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, कपड़े को चेक करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर दिखाया हुआ है इंस्पेक्शन सिस्टम। इस तरह से वैसे तो ये डेनिम का डाइड है, लेकिन होता है हमारे पास यही ऐसे ही है कि हम लोग जो खुला कपड़ा है पीछे जो हमने क्लॉथ की शक्ल में देखा था अभी एनिमेशन में, उसको पीछे रख दिया जाता है, उसका एक सिरा मशीन के ऊपर से घुमाकर स्क्रीन जो वाइट स्क्रीन है जिसके पीछे रोशनी होती है इसके सामने से लेके आ जाता है। यहाँ एक मेजरिंग डिवाइस है, वो मेजर कर रहा होता है कितने मीटर कपड़ा गुजर गया है। तो जो ऑब्जर्वर है वो फिजिकली खड़ा आंखों से देखता है कि कपड़ा ठीक है, किसी को निशान तो नहीं आ रहा, कोई खराबी तो नहीं आ रही, कटा तो वो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, कोई तेल तो नहीं लगा, कहीं पर कोई उसमें किसी तरह का निशान बुर वगैरह नज़र आए तो वो क्या करता है, ऐसे कागज़ के ऊपर लिख लेता है, तो वो रिपोर्ट बनाता है। तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि हम मुख्तलिफ सिस्टम्स के ज़रिए से कपड़े को का लेन देन करते हैं। आमतौर पर 4 पॉइंट सिस्टम में कपड़ा लिया या दिया जाता है, बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है। तो जो 4 पॉइंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास 40 नंबर मैक्सिमम दे सकते हैं। एक ख़ास 100 मीटर गालबन कपड़ा होता है उसके अंदर, उसमें एक ख़ास क्वांटिटी नंबरों की पॉइंट्स, प्लेंटी पॉइंट्स नोट कर रहा होता है, यार ये वाला ख़राबी आ गई इसके प्लेंटी पॉइंट इतने हैं, ये वाली ख़राबी आ गई इसके प्लेंट, इसे कागज़ पर जैसे जैसे लेंथ गुजर रही होती है तो लेंथ वाइज यहाँ कागज़ पे नोट कर रहे होते हैं कौन कौन सी खराबियाँ आई हैं। आखिर में खराबियाँ गिन लेते हैं, अगर वो जायज़ अलाउड खराबियों से ज़्यादा हों तो फिर उससे कपड़ा वो बी ग्रेड हो जाता है, अगर वो उसके अंदर अंदर हों तो उसे ए ग्रेड कह देते हैं। इसी तरह से कपड़े की लेंथ होती है, अगर ज़रा छोटा कपड़ा काट दिया जो बाद में कपड़ा बनाने के लिए या चादर बनाने के लिए या पिलो बनाने के लिए या पर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसे बी ग्रेड कह देते हैं लेंथ वाइज। और कपड़ा बिल्कुल ही ख़राब हो तो सी ग्रेड, और उससे भी ख़राब हो तो उसे कट पीस कहते हैं, जो फिर पूरी कीमत पे नहीं बिकता, वो औने पौने दामों में बिकता है, तो उसे सीपी कहते हैं। अगर कपड़ा बिल्कुल ही कटा फटा हो तो उसे उसे रैग्स कहते हैं, उसको आमतौर पर ज़ाया कर दिया जाता है। तो कपड़ा बी ग्रेड भी उसी कंपनी को बेचा जाता है जिसको ए ग्रेड बेचा जाता है आमतौर पर। तो अगर वो बी ग्रेड लेने के लिए रेडी ना हो तो फिर बी ग्रेड जो है ना किसी और बंदे को सस्ता कपड़ा उठा ले, उसको उठाता है, वो उसको बेच देते हैं। सी ग्रेड या सीपी जो है ना वो भी वही कंपनी उठाती है, या कट पीस के तौर पर इजाज़त हो तो वो सस्ते दामों जो है ना वही
कोई ख़ास बंदा लेके या वही कंपनी उसको भेज देती है। तो ये इस तरह से ग्रेडिंग होती है। जब कपड़ा ग्रेड हो जाता है तो उसका ऐसे उसको पैक किया जाता है रोल की फॉर्म में, उसकी बेल भी बन सकती है, रोल की शक्ल में भी होता है। ऐसे उसको गोल गोल एक रोल बना दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है और फिर इसको स्टॉक के लिए या आगे प्रोसेसिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है। इसमें ये रोल जो है बहुत सारे कपड़ों को मिला के बनाया जाता है, एक पीस नहीं होता, काफ़ी सारे पीसेस होते हैं जिनको फिर स्टिचिंग का भी यहाँ पर तरीकाकार होता है कि उनको जोड़ा जाए। तो और फिर इसी तरह से ये आगे जो है ना प्रोसेस के लिए जाएगा। तो यहाँ एक और वीडियो भी थी ये वाली, इसमें क्या था इसमें देख लेते हैं। यहाँ ये कपड़ा खुल रहा है, ये मशीन से आया हुआ कपड़ा है, वीविंग मशीन से आया हुआ कपड़ा है। ये गाइड होके इस तरह से ऊपर जा रहा है, आगे इसकी ग्रेडिंग के लिए ये स्क्रीन के ऊपर जाएगा, जहाँ सामने से और इसके पीछे से आने वाली रोशनी जो है उसको तो देखने ऑब्जर्वर के लिए होता है। यहाँ पर रोशनी सामने से भी आ सकती है, ऊपर लाइट लगी हुई है, कपड़े के पीछे से भी आ सकती है जो स्क्रीन के पीछे होती है। दोनों लाइट से इसको कपड़े को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ख़राबी हो तो दोनों ख़राबियों को यहाँ नोट करके इसकी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो ये रोल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बेल की शक्ल में भी होते हैं सारे, यहाँ रोल ही बनाए गए हैं। तो बेल की शक्ल में भी कपड़ा स्टोर होता है जिसमें कपड़े की तय लगाई जाती है, उसको लपेटा नहीं जाता। तो ये स्टूडेंट्स ये मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा मुतारिफ करवाने की, इससे पहले कि हम लोग एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे बराह रास्त जाके काम स्टार्ट कर दें अपना, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपकी बुनियादी समझ को बरकरार रखने के लिए, कायम करने के लिए ये मैं आज का लेक्चर लेके आया था। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर अभी नहीं है, बाद में आए तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं। अगली दफ़ा जब हम लोग कल जब बैठेंगे तब भी आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं, या दोबारा भी जब तक हमारा कोर्स है, इवन उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन जो है बहुत खुश आमदीद है, मुझे बहुत पसंद है कि अगर कोई भी आप में से पूछे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है क्लास, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।